स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। हम आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हैं, जिसमें एक अरसे पहले हमारी इंटरनेशनल ट्रेडिंग को बहुत आसान बना दिया था। एक्सपोर्ट्स देश के जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है और विदेशी व्यापार को पर्याप्त महत्व एवं निवेश सहयोग दिया जाना हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपकमिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की यह इंश्योर करने के लिए एक्टिव स्टेप्स उठाने चाहिए कि भारतीय कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट आसान हो और साथ ही जब तक ईज ऑफ बिजनेस नहीं होगा तब तक एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना नामुमकिन है। कोविड-19 के कारण जनरेटेड जितनी भी इकोनॉमिक हार्डशिप है उसको देखते हुए न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सपोर्ट बैरियर्स को दूर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। ट्रांजिट कॉस्ट को कम करने के लिए लॉजिस्टिक्स और साथ ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करना होगा और साथ ही एडवांस लॉजिस्टिक और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लो कॉस्ट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बनाना होगा। जी, जब तक लो कॉस्ट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक एक्सपोर्ट्स इतनी मजबूती से नहीं बढ़ पाएंगे। तो जीएसटी के अंडर एक्सपोर्ट बेनिफिट अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के दायरे से बाहर है, यानी कि जीएसटी अभी भी एक्सपोर्ट के अंडर नहीं है। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्टर्स के कुछ सेक्शन को एक्सपोर्ट बेनिफिट डिप्राइव्ड कर रहा है। वेयर हाउस, पोर्ट्स, एसईजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, साथ ही क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स, एक एफिशिएंट और कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसी के साथ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक्सपोर्टर्स को टिके रहने में बूस्ट देगा। तो कैसी होनी चाहिए भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, हमें क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए? स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए या जरूरत है अपनी वीकनेस के ऊपर काम करने की जरूरत है? तो आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा। एक्सपोर्ट पॉलिसी भारत की कैसी होनी चाहिए, पहले ग्राफिक्स के ऊपर नजर डालेंगे और फिर चर्चा की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत के लिए किस तरीके से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। तो भारतीय एक्सपोर्ट पॉलिसी पॉसिबल रिवीजन जो है वह यह किया गया है एमएसएमई यानी कि जो मीडियम स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका संकट यानी कि कोविड-19 के बाद रिवाइवल बहुत जरूरी है। 2026 तक जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनके एक्सपोर्ट को 50% तक बढ़ाने की कोशिश जो है वह पॉलिसी बात कर रही है। तो इसी के साथ एमएसएमई श्रेणी के दायरे में खुदरा और साथ ही थोक व्यापारियों को प्रोत्साहन की कोशिश, किस तरीके से इनका रिवाइवल किया जाए। साथ ही लॉजिस्टिक्स, जी लॉजिस्टिक्स बहुत जरूरी है। लॉजिस्टिक्स को और बेहतर करने की कोशिश जो है इस एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर बात जो है की गई है। गोदामों, पोर्ट, एसईजेड, क्वालिटी टेस्ट लैब को मजबूत करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक लॉजिस्टिक्स हमारे मजबूत नहीं होंगे हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे आएगा। कुशल और व्यापक लॉजिस्टिक नेटवर्क लाने की कोशिश जो है इस भारतीय एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर पॉसिबल रिवीजन जो है वो किया गया है। अब बात आती है, क्या एक्सपोर्ट्स के अंदर प्रक्रिया के लिए डिजिटल, हर एक चीज अगर हम देख रहे हैं डिजिटल है आज, तो क्या डिजिटलीकरण जो है करा जाए जिसके माध्यम से निर्यात जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है वह बढ़े। अब निर्यात का जब हम जिक्र करते हैं, एक्सपोर्ट का जिक्र करते हैं, इसको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जब हम भारतीय एक्सपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों का अनुपालन कैसे बेहतर हो, और सबसे बड़ा सवाल कि आम जन के पास कैसे जाए अवेयरनेस कि एक्सपोर्ट पॉलिसी आ रही है और ये पॉलिसी किस तरीके से इंप्लीमेंट जो है वह की जाए। तो चलिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, रजनीश गोइंका हमारे साथ है, चेयरमैन है एमएसएमई फोरम के, आयुष सिंगल हमारे साथ है, एंटरप्रेन्योर, साथ ही अजय सिंह राठौर हमारे साथ बिजनेसमैन है, एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। रजनीश जी, आपके पास में सबसे पहले आना चाहूंगी, हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए एक्सपोर्ट्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट, पीयूष गोयल जी, प्रधानमंत्री, वो सब कह चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें एक समृद्ध देश बनना है और हमें एमएसएमई के लोगों को आगे बढ़ाना, तो एक्सपोर्ट सबसे बड़ा एक इशू है जिसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। मैं स्वयं आज रशिया में हूँ और एमएसएमई फोरम के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंडिया की कैसे बढ़े, क्या उसके इम्पीडिमेंट्स हैं, क्या समस्याएं हैं। हम कहते हैं कि रशिया हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड है,
और रशिया सब चीजें खरीदने को तैयार है। उनके पास टन्स ऑफ रुपीस इंडिया में पार्क हैं। वो एक्सचेंज की प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट कन्वर्ट दोज रुपीस इनटू। मेरी यहाँ कई डिपार्टमेंट से और कई व्यापारियों से बात हुई है, दे आर विलिंग टू बाय, बट वही जो है लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स है, कई रेगुलेशंस की प्रॉब्लम है, कई कस्टम्स में उनको दिखते हैं, कई यहाँ रशियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, तो दे वांट की गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करके उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करवाए। यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी और बहुत एक्सपोर्ट हो सकती है। मैंने 4 दिन से मैं यहाँ अलग अलग उनको मिल रहा हूँ, दे आर वेरी विलिंग टू बाय फ्रॉम इंडिया। पर इंडिया में कुछ हमें जो हमारे एमएसएमईज हैं और हैं उनको भी ये थोड़ा अपग्रेड होने की जरूरत है। यहाँ कंप्लेंट करते हैं कि जी शिपमेंट की उनको स्केड्यूलिंग की परवाह नहीं करते, पैकेजिंग में दिक्कत करते हैं, क्वालिटी में वो जो ऑर्डर लेते हैं उसी हिसाब से करते नहीं है। तो ये सब चीजें क्लब जब करेंगे तो विश्व में इस समय सारी कंट्रीज इंडिया से व्यापार करने को तैयार हैं। थोड़ा हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, एमएसएमईज को, हमारे व्यापारियों को, कुछ गवर्नमेंट को इन रेगुलेशंस में हमारा सहयोग करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर भी पूरी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देने वाला हूँ। आना चाहूंगी रजनीश जी, आपके पास वापस लौटती हूँ मैं। अखिल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात जो है रजनीश जी ने कही है, और मेरा भी सवालों में से एक सवाल था कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल एक तरफ है और एक्चुअल एक्सपोर्ट एक तरफ है। हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन एक्चुअल एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं हो पा रहे भारत? देखिए पल्लव जी, 2-3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये महत्वपूर्ण है कि आपका आईआईपी बढ़े, आपका प्रोडक्शन बढ़े, आपकी डिमांड से आपकी सप्लाई ज्यादा हो, जिससे कि जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट किया जाए। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि आपकी जो कॉस्ट हो वो दूसरे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज से बेटर हो, और ये तभी संभव होगा जबकि आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इकोनॉमिक्स को फायदा मिलेगा। आपने पलट के बहुत अच्छी बात उठाई कि आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें और स्ट्रेंथ को कैसे आगे बढ़ाएं। मेरा सवाल ये नहीं था कि हमारी वीकनेस इसको स्ट्रेंथ कैसे बनाए, मेरा सवाल ये था कि हमारी वीकनेस के ऊपर अभी काम करने की जरूरत है या फिर ऑलरेडी जो हमारी स्ट्रेंथ है, यानी कि सर्विस सेक्टर जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर और ज्यादा बेहतरी करी जाए ताकि अभी बूस्ट हो जाए हमारी इकोनॉमी। जी देखिए, वास्तविकता यह है कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है। इंडिया की स्ट्रेंथ 3 है। पहली स्ट्रेंथ ये है कि हमारी वर्ल्ड में आज की तारीख में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है। और तीसरा हमारा जो सबसे फायदा है वो ये है कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज्यादा है। जो सबसे बड़ी समस्या एक शिक्षक के रूप में मैं समझता हूँ, हमारे देश में जो सबसे अच्छा टैलेंट तैयार होता है वो टैलेंट दूसरे देशों में जाके विदेशों के यहाँ वैल्यू एडिशन करता है। आज वर्ल्ड की जितनी बड़ी कंपनीज हैं वहां के जो सीईओज हैं वो भारतीय बच्चे हैं और वहां जाके वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो इन बच्चों को कैसे किया जाए हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की जो प्रोडक्शन पॉलिसी है और एक्सपोर्ट पॉलिसी अपने आप कर जाएगी अगर बेस्ट टैलेंट। चलिए अखिल जी, कोई बात नहीं, हमारे साथ अभी आयुष है और काफी यंग लग रहे हैं, प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने चूज किया कि इंडिया में बिजनेस करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो आयुष, आपने डिसीजन लिया कि भारत के अंदर ही बिजनेस करना है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, तो एंटरप्रेन्योर होने के नाते एक्सपोर्ट जब करते हैं आपको लगता है ईज ऑफ बिजनेस है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज में आपको सपोर्ट कर रही हैं? खुलकर बोलिएगा जी आयुष। हम जो काम करते हैं सर्विस में करते हैं और सर्विस हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो हमारे लिए तो ईज ऑफ बिजनेस है, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, द प्रॉब्लम इसकी हमारे पास सामान है, प्रोडक्शन है, ठीक है। कस्टमर भी आजकल लाना खूब इजी हो गया है क्योंकि हर बिजनेस आज डिजिटल हो गया है। सोशल मीडिया या वेबसाइट या एड के थ्रू आप आराम से कस्टमर ला सकते हैं। जो चैलेंज आता है वो आ जाता है लॉजिस्टिक में आ जाता है, देन द रेगुलेशंस आ जाती हैं अलग अलग कंट्रीज की, ठीक है, एंड द पेमेंट एज वेल, कि पेमेंट किस तरीके से हमारे पास है जी। तो लॉजिस्टिक्स, आपको क्या लगता है भारत के लॉजिस्टिक्स के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हमारे साथ रजनीश जी उन्होंने बोला कि जी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है रशिया के अंदर, रशिया के कस्टमर का ये कंप्लेंट है कि जी यहाँ पर पैकेजिंग अच्छी नहीं है, आफ्टर जो सर्विसेज हम देखते हैं प्रोडक्ट की वो बहुत ज्यादा बेकार है। तो इस पर काम कैसे किया जाए? देखिए आजकल है कुछ कंपनीज जिसकी वजह से ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी काफी हद तक रिजॉल्व हो गई है, ठीक है। बट इसके लिए हमें और ज्यादा एक प्रॉपर प्रोसेस चाहिए जिसके थ्रू हमारे पैकेजिंग से लेकर हमारा सप्लायर से रिसीवर तक एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारा पैकेजिंग जाए,
ठीक है, और टाइमली जाए एंड वो ट्रैक हो सके रिसीवर एंड पे भी और सप्लायर एंड पे भी। हमारे साथ बिजनेसमैन है, एक्सपोर्ट्स करते हैं, अजय सिंह जी। अजय सिंह जी, क्या लगता है ईज ऑफ बिजनेस है भारत के अंदर? एमएसएमई की बात कम करते हैं तो क्या वो पॉलिसी सपोर्ट जो है वो ग्रास रूट तक पहुंच रहा है कि एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा जो है वो मिले? जी अजय जी। मैडम, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारी सुविधा मिल रही है अपने को, लेकिन जो लॉजिस्टिक के बारे में अभी आयुष जी ने बताया है तो वो बिल्कुल सही है। रेट बहुत ज्यादा पड़ जाता है यहाँ से भेजने का, और हम जो है छोटे छोटे गांवों से इनसे वैरायटियां बनवाते हैं हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स की, तो उसमें भी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गाँव वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि वह उस तरह की वैरायटी में भाई हैंडीक्राफ्ट वालों को कुछ छूट दे जीएसटी में। अभी जो परसेंटेज लेते हैं उसमें कईयों में छूट है, कईयों में नहीं है, तो वो आज मतलब उसमें आज बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए। अजय जी, आप थोड़ा जीएसटी को विस्तार से बता सकते हैं? आप जीएसटी के ऊपर क्या कुछ दुविधा आपको देखने को मिलती है? मेरे हैंडीक्राफ्ट में क्या हजारों आइटम है, अब किसी कोई गोल्ड फिगर है तो उस पर जीएसटी नहीं है, और कोई गोल्ड फिगर के साथ में कुछ अटैच कर दिया तो उस पर जीएसटी है, तो ये कंफ्यूजन वाला काम हो जाता है इस तरह। रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है बिजनेसमैन के लिए, स्पेशली हम बात करते तो कि जीएसटी बेटर है एक बिजनेसमैन के लिए या नहीं है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एक्सपोर्ट्स को भी जीएसटी के दायरे के अंदर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे रजनीश जी आप? पहला पहलू है कि जीएसटी ने एमएसएमई को बहुत बेनिफिट दिया है। आज आप पहले हमें टैक्स के लिए 2-3 नंबर लेने पड़ते थे, जिन जिन स्टेट्स में हमें काम करना है वहां अलग अलग करना पड़ता था। अभी जीएसटी के चक्कर में ऑल इंडिया में हमें ये सुविधा है कि हम कहीं भी अपना माल भेज सकते हैं, हमें कोई दिक्कतें नहीं है जी। जो अभी भाई ने बोला रेट ऑफ, आपने जो ये बात कही है ना कि स्मॉल बिजनेसमैन को जीएसटी का बेनिफिट लिखा है, मैं अपने पर्सनल उससे बोल सकती हूँ कि बहुत कम सुनने को ये मिला है कि जीएसटी से उनको कोई कंफ्यूजन, कहते हैं कि कंफ्यूजन एक तो बढ़ गई है, ईज ऑफ बिजनेस का एक सवाल जो उठता है। अभी आपके सामने है बिजनेसमैन अजय सिंह, वो भी बोल रहे हैं कि जीएसटी की वजह से बहुत सारी दुविधा है, तो इस पर थोड़ा रोशनी डालिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि बिजनेसमैन को पता हो जीएसटी के बारे में। उनका कंफ्यूजन ठीक है, वो टैक्स की स्लैब का कंफ्यूजन है। देखिए, जो बेनिफिट डिबेट में वो डिस्कशन आएगी, जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिबेट में पॉइंट्स नहीं आएंगे, जो बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स हैं वो तो मिल गए, अब इश्यू आएगा डिबेट में कि क्यों नहीं मिला। उनका कहना ठीक है, एम्बिग्यूटी है, कई टैक्स स्लैब्स हैं उसमें एम्बिग्यूटी समझ नहीं आता। हम एमएसएमई जो है भोले भाले लोग हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। जीएसटी नीड्स टू बी फर्दर सिंप्लीफाइड, और उसके टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा कई बार हमें दिक्कतें आती हैं, और मेरे को लगता है, मेरी कई बार बात हुई है, गवर्नमेंट के लोग उस पर काम कर रहे हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि कैसे सर, सालों कैसे के अंदर कई इम्प्रूवमेंट, रोशनी डालिए, टैक्स स्लैब भी इम्प्रूव हुए हैं फर्दर, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं, मैं चाहूंगा कि सब भाई लोग जो डिबेट में हैं या और हैं इकट्ठे होके कृषि में इंटरवेंशन के लिए गवर्नमेंट को सजेशन दें। आई थिंक गवर्नमेंट सुनती है, हमारी तो वी कैन डिबेट क्या, मैं तो आपको बोल रही हूँ हम चर्चा कर रहे हैं एक बेटर इंडिया के लिए। आप बताइए कि आप कैसे काम कर रहे हैं जीएसटी के बारे में, सिंप्लीफिकेशन बताइए, ताकि दो बिजनेसमैन हमारे साथ हैं, उनको क्लैरिटी आए, शायद इस डिबेट से हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी आए। बहुत सारे बिजनेसमैन ये डिबेट देख रहे हो। जी रजनीश जी, आप मेरे से पूछें? जी रजनीश जी, आपसे ही क्रॉस क्वेश्चन। देखिए, मैं वैसे बहुत ज्यादा जीएसटी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई एम ए बिजनेसमैन। मैं जीएसटी से डेली मेरे को वास्ता पड़ता है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे को जीएसटी से बेनिफिट्स हैं, मेरे स्लैब्स क्लियर हैं, और उसमें रजनीश जी की हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। अखिल जी, क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी एक तरफ बहुत डिबेटेबल टॉपिक अब बन गया है, हमारी पहले भी डिबेट्स के अंदर जीएसटी के ऊपर बहुत बार एंटरप्रेन्योर ने ये बात कही है कि बहुत कंफ्यूजन हो गई है, तो जीएसटी को कैसे बेटर किया जाए ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वे बूस्ट हो? जी अखिल जी। देखिए, वास्तविकता में जो दोनों बातें कही गई हैं, दोनों पक्षों से जो इस पहले में बात कही है, दोनों बातें सही है। देखिए, कंफ्यूजन इसलिए है
ये जो छोटा एमएसएमई है, जिसपे डेट बहुत ज्यादा है, जिसकी यूनिट बहुत छोटी है, जिसने कोविड का प्रहार झेला है, उसके लिए बहुत एक कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वास्तविकता में सिंप्लीफिकेशन की केवल आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी ट्रेड डेफिसिट को ठीक करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का रखना पड़ेगा। जो आपका इंपोर्ट इतना ज्यादा है, अगर उन चीजों का, जैसे अब ये यूनिट लगाने की बात हो रही है कि हिंदुस्तान में वो यूनिट लगाई जाए जिसमें कि बहुत ज्यादा आप इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अगर आप करेंगे तो आपका फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, आपका ट्रेड डेफिसिट ठीक होगा। वास्तविकता में सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है और जीएसटी की लेकिन अगर हम अखिल जी बात कर रहे हैं, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी, जब हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं, इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं, तो फॉरेन रिजर्व जो है हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से। तो जो हमारे फॉरेन रिजर्व में उनमें खासी नई ग्रोथ देखने को मिलती है, तो हमारे इंपोर्ट्स को कम करने की कितनी ज्यादा आवश्यकता है? नहीं, वही मैंने आपसे कहा, देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और उसके लिए देखिए दुविधा बहुत बड़ी ये है कि अगर आपकी रुपी वीक होता है तो आपका एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अगर रुपी वीक है तो आपका इंपोर्ट महंगा होता है। दो चीजें ऐसी हैं, जो पेट्रोल और सोना है, इसका इंपोर्ट आप इतना ज्यादा करते हैं कि आप एक इंपोर्टिंग कंट्री हैं। इंडिया इंपोर्टिंग कंट्री है। चाइना, जापान, अमेरिका, यूरोप जो है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। उनका रुपी का जो, उनकी करेंसी का जो वीकनेस है उनको फायदा करता है और हमारी करेंसी का वीकनेस हमको नुकसान करता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि अपनी ट्रेड पॉलिसी को ऐसा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम कर पाए, अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर पाए, और जिससे कि हमारा रुपया मजबूत हो और हमारा इंपोर्ट सस्ता हो, क्योंकि एक्सपोर्ट की सुविधा हमारे यहाँ इंडिया इतना ज्यादा एक्सपोर्ट है। पूरा वर्ल्ड इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए सुविधाएं ढूंढ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि कंजम्पशन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर है। तो अगर कंजम्पशन को हम बरकरार रख सकें, अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकें, तो ये सारी समस्या का समाधान हो सकता है। आयुष, आपके पास में आना चाहूंगी। सर्विसेज सेक्टर के बारे में मैं पढ़ रही थी, तो सर्विसेज सेक्टर कहा जा रहा है कि 1 ट्रिलियन पहुंच सकती है 2030 के अंदर जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। तो और ऐसा भी कहा जा रहा है, अनुमान है कि जिस तरीके से ग्रोथ है सर्विस सेक्टर की, एक्सपोर्टिंग की, तो उससे पहले भी ये हो सकता है। क्या आपको लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ है जो एक्सपोर्ट की, अगर हम सर्विसेज की बात करें, इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है रादर देन मर्चेंडाइज जो है, या फिर एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए? जी आयुष। नहीं, देखिए जो हमारी स्ट्रेंथ है वो तो जरूरी है कि हम उस पर ध्यान दें, ठीक है, उस पर हम और ज्यादा उसको एम्फसाइज करें और ज्यादा उस पर हम फोर्स करें, ठीक है, उसको इम्प्रूव करें। बट लेकिन जो आपकी मर्चेंडाइज है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, कि हम उसको कैसे और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। और अगर आप अभी हाल ही में देखेंगे तो हाल ही में आजकल काफी ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं जो एक्सपोर्ट में आ रहे हैं, बट एमएसएमई और ये जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, इनके पास अवेयरनेस इतनी नहीं पहुंच पा रही है कि लॉजिस्टिक कैसे हैंडल करें। अगर ये चाहते हैं कि अपना माल बाहर बेचना भी चाहें, तो इनको ये नहीं पता कि भेजना कैसे, ठीक है, वहां पे क्या क्या मेरे को रेगुलेशंस मेरे को देखनी पड़ेगी, एंड कैसे मैं इसकी पैकेजिंग और कैसे रिसीवर तक पहुंचेगा। और फिर उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट भी एक सवाल आ जाता है, क्वालिटी मैटर करती है। एंड देन आयुष, आपसे मेरा एक और सवाल भी रहेगा, जब हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मर्चेंडाइज के अंदर, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम एक फोन लॉन्च कर रहे हैं तो हमें अपना कंपटीशन पता है कौन कौन से देश है। जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो क्या लगता है भारत का कंपटीशन कौन कौन से देश है? सर्विस में डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं। जैसे आईटी सर्विस की बात करें हम, अगर हम आईटी सर्विस का एग्जांपल ले ले तो हमारा आईटी सर्विस में अगर हम बात करें तो यूएसए एंड ऑल जितने भी हमारे बिग कंट्रीज हैं, ये सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे घाना है या जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पे आईटी अभी थोड़ा सा लैग कर रहा है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे हमारी आईटी कंपनीज अपॉर्चुनिटीज निकाल सकती हैं। रजनीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरे को आ रही है। रजनीश जी, मेरा अब सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है कि डिबेट शुरू होने से पहले मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि हमें अपनी वीकनेस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसका एक ग्रोथ देखे हम थोड़ी स्लो है, या फिर हमें सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोविड के बाद एक रीबूस्ट चाहिए, एक रिवाइवल चाहिए इकोनॉमी को। क्या डिसीजन अभी बहुत ज्यादा जरूरी है? मैडम, मैं थोड़ा सा ना, मेरी
अभी ये मॉस्को में एक मीटिंग है, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटीज की जो बात है, चाहे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, चाहे सर्विस एक्सपोर्ट है, चाहे ट्रेडिंग है, इस समय भारतवर्ष के पूरे 70-75 साल में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट बढ़ाने की। इस समय सारी दुनिया चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, एमएसएमई स्मॉल एंड मीडियम स्केल के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रही है। इंडिया इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। सिर्फ मौका देखने की जरूरत ये है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करें, समझ करें। एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के नाते मैं यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान के एमएसएमई को अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट सेल्फलेस ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन कंटेक्ट अस, वी आर देयर टू हेल्प देम। जैसे अभी भाई ने कहा उनको समझ नहीं है, वही काम हम कर रहे हैं। रेगुलेशंस हैं और हैं, हमारे एक एडवोकेट हमारे साथ यहाँ आए हैं, मिस्टर अमिताभ सिन्हा। तो देयर इज लॉट ऑफ, इस समय जिसने अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं लिया, गाड़ी आगे निकल जाएगी, फिर वो पछड़ जाएंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि इस समय मौके का बेनिफिट उठाओ, बाकी चीजें होती रहेंगी। आप जो भी चीज बनाते हैं सारी दुनिया में उसकी डिमांड है, उसको तरीके से ट्रैक पहुंचो एंड उसका बेनिफिट लो। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी अपना कीमती समय में देने के लिए। अखिल जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? पोटेंशियल बहुत है भारत के पास जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, डिमांड है पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स की, लेकिन एक्चुअल एक्सपोर्ट्स अभी भी कम है हमारे पोटेंशियल एक्सपोर्ट से। क्या दुविधा आ रही है? जी अखिल जी। देखिए, जो हमारी असल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, देखिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हम लोग पहचाने। हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे यहाँ एक तो जो लेबर कॉस्ट है बहुत ज्यादा कम है, हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, विश्व की तुलना में इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, डिमांड हमारे देश में बहुत ज्यादा है। आपने भी एक बात बोली, लेबर कॉस्ट हमारी बहुत कम है। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर हम हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, वाइटनाइन की अगर हम बात करें, चाइना की बात करें, तो वो अब लेबर इंटेंसिव से हटकर मशीन के ऊपर जा रही है। तो क्या हमें ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करना चाहिए? नहीं, देखिए वास्तविकता में वो चीज है, हिंदुस्तान की जो कैरेक्टरिस्टिक है, हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, अगर आप प्रॉस्पेरिटी को एक तरह से डिस्पर्स करना चाहते हैं कि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, देखिए जापान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, ये वो देश हैं जो अपनी समृद्धता की पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं। वो अपना कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते, वो अपनी डिमांड नहीं बढ़ा सकते। डिमांड बढ़ाने के लिए उनको भारत, देखिए भारत की दो विशिष्टताएं हैं। विश्व का केवल एक देश है जहां पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ये विश्व का ऐसा देश है जहां पे अनफुलफिल्ड डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप बुलेट ट्रेन की ही केवल एक एग्जांपल ले लें, तो अगर बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में चलने लगे तो हजारों लाखों बुलेट ट्रेन का स्कोप है। तो जापान को, अमेरिका को अगर अपने देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, अगर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो हिंदुस्तान उनके लिए एक विकल्प है, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत ज्यादा है जी। अगर एक हिंदुस्तानी बच्चा अमेरिका में जाके काम करता है, $8,000 पर मंथ लेता है, और हिंदुस्तान में $1,000 में काम करना पसंद करता है। इसलिए अमेरिकन कंपनीज को फायदा है कि इंडियन बच्चों को हिंदुस्तान में काम करना। लेकिन जो टैलेंट का आउटफ्लो हो रहा है, जो देश का टैलेंट बाहर जा रहा है, इस टैलेंट को अगर आप एक्सपोर्ट करना नहीं रोक पाए, तो देखिए जो वास्तविकता में जो टैलेंट है, जो अमेरिका में बैठ के, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में कहीं भी बैठ के वो काम कर सकता है, वो हिंदुस्तान में बैठ के काम नहीं करता है। इसलिए नहीं करना चाहता कि वहां उसे ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, ज्यादा उसे तनख्वाह मिलती है, एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है उसको, एक ऐसा, इसलिए वो बाहर जाता है। अगर उसको आप अपने देश में रिटेन कर पाएं और अपने देश के बेस्ट बच्चों को यहाँ रिटेन कर पाएं, तो यहाँ स्कोप इतना ज्यादा है, डिमांड इतना ज्यादा है, और ये जो लेबर इंटेंसिव काम है, ये देश के प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चाइना जैसे कंट्री जो है मशीन मेड पे काम करें। आप केवल हैंडीक्राफ्ट का एग्जांपल ले लीजिए, एक एक शहर हिंदुस्तान का, एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक अंबार है उसके पास हैंडीक्राफ्ट का। आप मुरादाबाद ले लीजिए, आप अलीगढ़ ले लीजिए, आप बनारस ले लीजिए, आप जयपुर ले लीजिए, आप कोई शहर ले लीजिए, अगर ये, और ये हैंडीक्राफ्ट का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड है वो इतनी ज्यादा है, तो प्रोस्पेरिटी जो है वो देश के जन जन तक पहुंचे। क्योंकि देश के अंदर जो डिमांड है वो बढ़े, वो तभी बढ़ेगी जबकि हमारे देश की प्रोस्पेरिटी जो है उसका डिस्पर्सल होगा।
अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको जीएसटी के अलावा आपको लगता हो कि एक्सपोर्ट करने के अंदर कोई पॉलिसी के अंदर बेटरमेंट होने की जरूरत है? आपका मौका है, बताइए। मैम अभी एक्सपोर्ट के लिए तो वही बताया मैंने आपको कि छोटे छोटे व्यापारी है वो अभी इतना समझते ही नहीं हैंडीक्राफ्ट में, तो बड़े मेन जो एक्सपोर्टर होते हैं वो एक्चुअल में खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो ऐसी सुविधा देनी चाहिए जो मैन्युफैक्चर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपका, प्रोफेसर अखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साजी रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की, अब उसके अंदर एक्सपोर्ट्स का योगदान बहुत ज्यादा होगा। सिग्निफिकेंट रोल जो है वो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर होगा। खास तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं हमारे सर्विस एक्सपोर्ट की, और वह एक बहुत बड़ी 1 ट्रिलियन ऐसा कहा जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो है वह रहेगा। तो फिलहाल हमारी जो चर्चा थी वो थी हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर कि किस तरीके की होनी चाहिए, भारत के एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।